Hello friends, welcome to Sai Loans again. So today we are going to cover a very main topic, that is the 5 things which you need to know before taking a home loan. Yes, आपको बहुत जरूरी है 5 चीज जानना बिफोर अप्लाइंग फॉर अ होम लोन. आपको लॉगिन के पहले ही ये 5 चीज जानना बहुत जरूरी है. ये वीडियो काफी बड़ा होने वाला है दोस्तों और काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज डोंट मिस दिस वीडियो. आपको लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा होने वाला है. तो चलते स्ट्रेट मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे. लेट्स. Hello guys, hello friends. So let us directly jump onto the main topic, that is 5 things you need to know before taking a home loan. I'm going to talk in Hindi language because most of the people would understand it, and if anyone have some query or doubts, they can get one-on-one consultation with me later on. So let us start with it. Okay, 5 things you need to know before taking a home loan. First is the processing fees and other charges for housing loan process. दोस्तों, पहले तो आपको सबसे पहले जब भी आप होम लोन लेते हो, यू नीड टू नो प्रोसेसिंग फीस एंड अदर चार्जेस ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक और एनबीएफसी. तो पहला देखते हैं क्या होता है. द प्रोसेसिंग फीस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट बैंक्स एंड एनबीएफसीज. Apart from the processing fees, you have to pay 0.3% stamp duty on your loan amount to the state government. अभी इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है. ये बैंक के नाम पे जाता है. दो बार आपको देना पड़ता है. दैट इज वन इज इनिशियल प्रोसेसिंग फीस which we have to give like at the time of login. तो इसमें क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. जैसा अभी एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक 5,900 लेता है इनिशियल लॉगिन फी, which is not refundable. आईसीआईसीआई लेता है 3,000 और एक्सिस लेता है 5,900. तो टोटल प्रोसेसिंग फीस अगर आप मैं बैंक का देखने जाऊंगा तो फॉर सैलरीड पीपल इट इज 10,000 प्लस जीएसटी या 5,000 प्लस जीएसटी. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द बैंक. और सेल्फ एम्प्लॉयड का डिफरेंट रहता है प्रोसेसिंग फीस, दैट इज अराउंड 0.25% ऑफ लोन अमाउंट. ठीक है. सैलराइड में irrespective of loan amount you have to pay 10,000 plus GST और 5,000 plus GST डिपेंडिंग फ्रॉम बैंक टू बैंक. तो आपको पहले ही आपके बैंकर को या जहां से भी आप लोन परचेज कर रहे हो, कोई भी बैंक से या एनबीएफसी से, आपको उसको क्लियरली पूछना है कि टोटल प्रोसेसिंग फीस कितना है, अपार्ट फ्रॉम दैट इनिशियल प्रोसेसिंग फीस कितना होगा और वो रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है. ठीक है. This is about the processing fees. Second is, apart from processing fees, you have to pay 0.3% stamp duty on your loan amount. इसका मतलब क्या होता है, देखिए अभी गवर्नमेंट का रूल आया है कि आपको 0.3% अभी भरना है February 26 के बाद. पहले 0.2% था, ये गवर्नमेंट ने हाइक करके इंक्रीज करके 0.3% कर दिया है. और ये जो स्टैम्प ड्यूटी रहती है ये स्टेट गवर्नमेंट को जाती है. एक एग्जांपल लेते हैं, समझो आपका लोन है 1 करोड़ का. आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. इफ योर लोन इज अबाउट is around 1 crore. So in that scenario, you have to pay 0.3% stamp duty on your loan amount. It comes to 30,000. तो 1 करोड़ का समझो आप लोन लेते हो, that means you have to pay 30,000 to महाराष्ट्र गवर्नमेंट. ये बैंक को पैसा नहीं जाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाता है. और ये मैंडेटरी है. अगर आप महाराष्ट्र में कहीं भी फ्लैट ले रहे हो, कोई भी बैंक से, एनबीएफसी से, पतपेढ़ी से, कहीं से भी लोन ले रहे हो, यू हैव टू पे 0.3%. इसमें कुछ भी एग्जम्पशन नहीं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा. Other charges like intimation of mortgage and stamp papers are also there. अभी intimation of mortgage भी ये कंपलसरी है. ये भी अमाउंट जो रहता है ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है. इंटीमेशन ऑफ मॉर्गेज का मीनिंग क्या होता है, हम लोग को सब रजिस्टर ऑफिस में जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वहां पे हम लोग को इंटीमेट करना पड़ता है दैट वी हैव टेकन लोन फ्रॉम सो एंड सो बैंक. इसका पहला ऑफिशियल चार्ज था 1,500 रुपया और वेंडर लोग 1,000 रुपया लेते थे ऊपर से, या डिपेंडिंग 2,000 लेते थे. तो इसका अराउंड चार्जेस पहले 2,500 से 3,000 हम लोग कर देते थे इंटीमेशन के लिए. बट रिसेंटली जून 15 को एक सर्कुलर आया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जहां पे ये लोग ने इंटीमेशन का ऑफिशियल फीस ही खाली 15,000 कर दिया है और 0.5% ऑफ लोन अमाउंट विच एवर इज लेस. तो समझो आपका लोन 1 करोड़ है तो आपको 15,000 तो खाली इंटीमेशन ऑफ मॉर्गेज के लिए देना पड़ता है. अगर आपका लोन समझो 20 लाख रुपया है तो आपको 0.5% देना पड़ेगा. दैट कम्स अराउंड 10,000 रुपीज. तो ये भी आपको चार्ज महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देना पड़ता है. इसके अलावा स्टैम्प पेपर्स रहता है. स्टैम्प पेपर्स का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे आपके पेपर्स रहते हैं अंदर जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग को स्टैम्प पेपर लगाना पड़ता है. जैसे एक पावर ऑफ अटर्नी का रहता है, उसके ऊपर 500 का लगाना पड़ता है. डिक्लेरेशन डीड रहता है, इंडेमनिटी रहता है, वहां पे 100 का लगाना पड़ता है. तो इसका भी रफली चार्ज आप देखोगे तो 2,000 के ऊपर नहीं जाता है. तो इससे भी आपको अपने वेंडर से क्लियरली बात करना है, बैंकर से, कि आप जो जो मेरे नाम पे स्टैम्प पेपर ले रहे हो
मुझे उसका बाकायदा मतलब फोटो लेने दो, और पीछे आपको नाम चेक करना है, स्टैम्प पेपर दोस्तों आपके नाम पे ही आना चाहिए, वो ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। सम बैंक्स आल्सो टेक्स फीस फॉर लीगल एंड टेक्निकल रिपोर्ट्स। जैसे कि आई टेक एन एग्जांपल ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स। ये अपार्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग फीस, दिस गाइज आर चार्जिंग फॉर लीगल एंड टेक्निकल रिपोर्ट्स। नाउ यू विल बी लाइक ये लीगल और टेक्निकल क्या होता है? देखिए, लीगल का होता है कि आपका जो भी एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंटेशन है, ये पैनल एडवोकेट को जाता है, और वो लोग चेक करके वो लोग का रिमार्क्स देते हैं, वो लोग का रिपोर्ट देते हैं। उसके अगर ओके रहेगा तो ही बैंक आगे चल के डिसबर्समेंट करती है। और टेक्निकल रहता है, एक वैल्यूअर आता है आपके इधर, वो आपके फ्लैट का वैल्यूएशन करता है। अगर वैल्यूएशन ओके रहेगा, प्रॉम्प्ट रहेगा, तो ही आगे चल के आपका डिसबर्समेंट होता है। तो ये दोनों का भी फीस बैंक को बेयर करना पड़ता है। तो जैसे प्राइवेट बैंक्स रहती है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और आपका एक्सिस, ये लोग चार्ज नहीं करते हैं ये सब रिपोर्ट, ये सब फीस। बट एसबीआई और आपका अलग बहुत नेशनलाइज्ड बैंक ये अमाउंट भी चार्ज करती है। तो आपको पहले ही पूछना है नेशनलाइज्ड बैंक को कि भाई अभी आप अगर प्रोसेसिंग फीस फ्री है तो इसके अलावा आप कौन से चार्जेस ले रहे हो। क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, नेशनलाइज्ड बैंक प्रोसेसिंग फीस फ्री कर देती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोग लीगल टेक्निकल लेते हैं। तो बात वन एंड द सेम ही हो जाता है, या तो प्रोसेसिंग फीस लो या तो लीगल टेक्निकल लो। इससे अच्छा तो आप एचडीएफसी और यहाँ पे कराओगे आईसीआईसीआई या एक्सिस में, तो आपको खाली प्रोसेसिंग फीस ही देना है, वहां पे लीगल और टेक्निकल का नहीं देना। आईसीआईसीआई में एक एडमिन फी रहता है 5,900, आपको वो देना पड़ता है। और सबसे लीस्ट रहता है एचडीएफसी का। एचडीएफसी का तो कभी कभी ऑफर आते हैं, वहां पे खाली आपको कभी कभी अभी जो लेटेस्ट ऑफर चल रहा है आज के दिन पे, वो है 3,000 प्लस जीएसटी, मतलब 3,580 आपको खाली देना पड़ता है एज अ प्रोसेसिंग फीस। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे, चेक योर सिबिल स्कोर। अभी सिबिल स्कोर इतना इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम पे कि नो बैंक वुड गिव यू लोन इफ योर सिबिल स्कोर इज बिलो 650। अगर आपका सिबिल स्कोर 650 के नीचे है तो आप अपना सर फोड़ दो, आपको लोन नहीं मिलेगा। एकदम एक्सट्रीम केस में आपका रीजन जस्टिफाइड है, एकदम एक्सट्रीम केस में, मैं 1 और 2% की बात कर रहा हूं। अगर एकदम सिबिल जस्टिफाइड है और कुछ एकदम आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे रहे हो, तो एक बार बैंक कॉल लेके दे सकती है, और आपका वो बैंक से रिलेशन अच्छा है तो वो बैंक कॉल लेके दे सकती है। और सबसे बड़ी बात, ऑलमोस्ट एवरी बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन सिबिल स्कोर। मैं अगर आपको जरूरत रहेगी तो आप मुझे वन ऑन वन कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं लास्ट में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, या तो मैं नीचे आइकॉन लगा दूंगा मेरे व्हाट्सएप का, आप डायरेक्ट क्लिक करके मुझे हाई करके भेज सकते हो। मैं आपको सब बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट का चार्ट भेज दूंगा, जहां पे आपको क्लियरली देखेगा जितना आपका ज्यादा सिबिल स्कोर है उतना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा, और जितना आपका कम सिबिल स्कोर है उतना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। ऑलमोस्ट एवरी बैंक, मैं इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक भी बोल रहा हूं मैं आपको, वो पकड़ के ही सब लोग आजकल सिबिल स्कोर के हिसाब से ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Save your initial processing fees amount by checking your CIBIL score and confirming whether you are eligible for loan and what ROI you would get from that bank or NBFC. आपको स्टार्टिंग में ही आपका सिबिल स्कोर चेक करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बैंकर ने बोला सर आप मुझे सब डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, आप मुझे प्रोसेसिंग फीस का चेक दे दीजिए, मैं लॉग इन करा देता हूँ, फिर हम लोग सिबिल, हमारी बैंक चेक करेगी और मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताऊंगा। मैं आपको मेरे एक कस्टमर का बताता हूँ क्या हुआ था, एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे कस्टमर का, समझो मैंने फरवरी में सिबिल निकाला, उसका सिबिल स्कोर 768 था, बट उसने पेपर देने में लेट कर दिया था। उसने पेपर मुझे एक महीने बाद दिया था, तो मैंने उसका लॉगिन किया था, यू वोंट इमेजिन उसका सिबिल स्कोर आ गया था 655 पे। तो उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा था, एचडीएफसी ने लगाया था, वो 7.65 पे चला गया था। तो कस्टमर नाराज हो गया था। अभी क्यों नाराज हुआ था? कस्टमर की इसमें गलती नहीं है, ना तो इसमें एचडीएफसी की गलती है, उसने एक्सिस के क्रेडिट कार्ड में कुछ ऊपर नीचे किया था, तो एक्सिस ने ऊपर रिपोर्ट कर दिया था वो टाइम पे, तो उसका सिबिल स्कोर धम करके डाउन आ गया और उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। तो इसके लिए आप जब भी सिबिल स्कोर चेक करते हो, आपको तुरंत ही उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करना है। और सिबिल स्कोर आप फ्री में भी जाके चेक कर सकते हो sibil.com से। आपको वो उधर 571 मांगेगा, एक महीने का उसका वैलिडिटी रहता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो कैसे फ्री में चेक करते हैं, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। CIBIL report should be TransUnion CIBIL, and better get your CIBIL report from sibil.com, which is the most authentic agency, and 95% bank checks TransUnion CIBIL। देखिए, सिबिल भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे एक एक्सपीरियन हो गया और एक ट्रांसयूनियन हो गया। एक्सपीरियन मतलब ये जो पैसा बाजार और बाकी आप वेबसाइट से निकालते हो, दैट इज एक्सपीरियन। वो बहुत सारी बैंक काउंट नहीं करती है, स्पेशली प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक।
ये बिल्कुल भी काउंट नहीं करती. यू हैव टू टेक अ ट्रांसयूनियन सिबिल विच इज अवेलेबल ऑन sibil.com. दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक एजेंसी. आप sibil.com पे जाइए और आपका सिबिल रिपोर्ट निकालिए, उसको कोई भी बैंक चैलेंज नहीं कर सकता. दैट इज द परफेक्ट सिबिल रिपोर्ट. ओके. मिनिमम सिबिल, जैसा मैंने पहले बताया था, दैट द मिनिमम सिबिल स्कोर रिक्वायर्ड टू गेट अ होम लोन और एनी सिक्योर्ड लोन इज 650 एंड अबव. इफ योर स्कोर इज बिलो 650 यू वोंट गेट हाउसिंग लोन. आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, अपार्ट जैसे मैंने बताया था एक्सेप्शनल केस रहते हैं 1 या 2%, जहां पे आपका बहुत ही रिलेशन अच्छा है और आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे रहे हो तो आपको मिल सकता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. दिस इज इंटरेस्टिंग. फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट. See, there are two types of interest rate, that is fixed and floating. Fixed rate are generally higher than floating rates. अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं. जैसा अभी HDFC में 6.75 चल रहा है अप टू 30 lakhs, और इसका जो फिक्स्ड रेट है वो अप्रोक्सीमेटली जो चल रहा है अभी 7.45 चल रहा है. तो अभी बहुत सारे जन पूछते हैं सर फिक्स्ड रेट में जाना चाहिए या फ्लोटिंग रेट में जाना चाहिए. देखो मैं आपको इसमें एक डिफरेंस बता देता हूँ. फ्लोटिंग रेट, जैसा अभी एक एग्जांपल पकड़ के चलिए, अभी फ्लोटिंग रेट जो चल रहा है सबसे कम जो है मार्केट में, दैट इज ऑफ कोटक बैंक, which is giving you 6.65 for fresh home loans if your CIBIL score is above 800. तो इसमें क्या होता है, अभी समझो ये रेपो रेट के ऊपर डिपेंड रहता है. अभी जो करंट रेपो रेट चल रहा है बैंक का वो है 4%. ठीक है, तो इस पे स्प्रेड है 2.25 का. ठीक है, अभी जैसे ही आरबीआई के हिसाब से अगर रेपो रेट कम ज्यादा होगा तो आपका इंटरेस्ट रेट भी कम ज्यादा होगा. एक एग्जांपल पकड़ के चलते हैं, जैसा अभी 6.65 कोटेक का चल रहा है, आपका 4% रेपो रेट है. आपका रेपो रेट 4.5 हो गया तो आप 6.65 प्लस 0.5 पकड़ के चलो, आपका वो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा. फिर भी ये आपका फिक्स्ड रेट से कम रहेगा. तो जनरली मेरा सजेशन आपको वही रहेगा कि आप फ्लोटिंग रेट से जाए, मार्केट पहले स्टडी कीजिए 1 साल 2 साल कैसा चल रहा है. फिर अगर आपको लगता है कि रेपो रेट एकदम ही ज्यादा बढ़ रहा है तो आप दूसरी कोई भी बैंक में बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, जहां पे कोई वो टाइम पे जो आपको फिक्स्ड रेट का ऑप्शन देता है. ठीक है. फ्लोटिंग रेट्स, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, रेपो रेट गोज डाउन, योर आरओआई वुड गो डाउन, एंड इफ इट इंक्रीजेस योर आरओआई वुड इंक्रीज. ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों. लोन टू वैल्यू रेशियो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू चेक बिफोर बुकिंग अ फ्लैट. और कहीं भी आप अगर टोकन देते हो वॉट एवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत जन को मालूम नहीं है इसके क्या रूल्स रहते हैं, तो देखते हैं दोस्तों. अकॉर्डिंग टू आरबीआई यू गेट 90% लोन ऑफ एग्रीमेंट वैल्यू और मार्केट वैल्यू इफ योर लोन इज बिलो 30 लाख. समझो आपका लोन 25 लाख है तो आपको 90% मिलता है. इफ योर लोन इज बिटवीन 30 to 75 लाख तो आपको 80% मिलता है. और अगर आपका लोन 75 लाख के ऊपर है तो आपको 75% मिलता है. ये आरबीआई का एक थंब रूल है. आप कोई भी नेशनलाइज बैंक में जाओगे, आपको वो लोग यही बोलेंगे कि भाई यही कैलकुलेशन है. समझो 1 करोड़ का एग्रीमेंट है तो 75 लाख की लोन मिलेगा. तो बहुत टाइम पे क्या होता है, कभी किसी के पास ओन कंट्रीब्यूशन कम होता है, क्या होता है. Let us take an example. If your agreement value is 2 crores, then according to rule, you are eligible for 1.5 crores. But again, it depends from bank to bank. देखिए आज मेरे को ही 13 साल हो चुका है. अच्छा, मैंने आपको सॉरी इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया. माय नेम इज राहुल बजाज और आई एम अ होम लोन कंसल्टेंट फ्रॉम लास्ट 13 इयर्स. तो कैसा है ना, हम लोग को आज इतना नॉलेज है ना, सो वी नो विच बैंक वुड फंड यू 95% ऑफ एग्रीमेंट वैल्यू इवन इफ योर लोन अमाउंट इज अबाउट 75 lakhs. ये हम आपको बता सकते हैं आपका प्रोफाइल देख के, आपका कौन सी बैंक में जाएगा वो देख के. सो वी आर टाइड अप विद 40+ बैंक्स, तो हमें पूरा आइडिया रहता है कि कैसा वर्किंग होता है और क्या होता है. और दूसरी बात, वी डोंट चार्ज सिंगल पेनी फ्रॉम कस्टमर्स. जो भी रहता है बैंक का होता है एंड वी गेट कमीशन फ्रॉम द बैंक. चलो आगे बढ़ते हैं. जैसा मैंने अभी आपको बताया, इवन 95% लोन ऑफ एग्रीमेंट वैल्यू इज पॉसिबल if your loan is above 75 lakhs. Just recently मैंने अभी एक जन को उसका एग्रीमेंट वैल्यू 128 का है and I funded him 1,20,000 crores. So you can imagine I have given him maximum LTV, that is loan to value ratio. तो आपके केस में भी कर सकते हैं. अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है you can contact me directly. So before giving token amount to the builder or a seller, if it is a resale case, first talk to your banker from multiple banks, from multiple banks. Or you can approach us as we have tie up with multiple banks and NBFCs. Over 40 banks we have tie up with over 40 banks and NBFC. तो आप हम लोग को भी कांटेक्ट कर सकते हैं या तो आप अपने बैंकर से भी बात कर सकते हैं. लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर हाउसिंग लोन. देखिए ये बहुत
इंपॉर्टेंट रहता है कि आप पहले ही पूछ लो। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने बिल्डर को टोकन दे दिया और आपके पास वो तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ही नहीं है जो होम लोन के लिए देना है। और एक बार आप समझ के चलो बिल्डर को टोकन दिया तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू टेक दैट टोकन बैक फ्रॉम द बिल्डर। ओके, तो फॉर सैलराइड पर्सन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? पैन कार्ड, आधार कार्ड इज पैन कार्ड एंड आधार कार्ड ऑफ एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट आर मैंडेटरी। देखिए इसमें हम लोग को को एप्लीकेंट कंपलसरी रहता है 95% बैंक्स में। खाली एचडीएफसी में को एप्लीकेंट कंपलसरी नहीं है, तो आप खाली एप्लीकेंट पे भी कर सकते हैं। तो पैन कार्ड आधार कार्ड मैंडेटरीली चाहिए, इसका कुछ भी ऑप्शन नहीं है कि मेरे पास पैन नहीं है आधार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों कंपलसरी चाहिए। उसके बाद करंट एड्रेस प्रूफ लगता है आपका। अभी समझो जहां पे आप रहते हो, आप समझो रहते हो आपका विले पार्ले में ईस्ट में, और आपका वेस्ट में खुद का घर है जो आपका बंद पड़ा है, और आप ईस्ट में रहते हो रेंट पे। तो आप जो पर्टिकुलर ईस्ट में रहते हो रेंट पे, आपको वहां का ही एड्रेस देना है। ऐसा नहीं है कि आपका वेस्ट में घर है वो बंद पड़ा है, नहीं, करंट एड्रेस जहां पे आप रहते हो वहां का एड्रेस देना है। केवाईसी में कुछ भी कॉल नहीं है, अगर आपने गलत केवाईसी दिया है तो आपका लोन पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सैलराइड पर्सन के लिए वी नीड 3 months लेटेस्ट सैलरी स्लिप, 6 months लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 लेटेस्ट 1 year, 1 पासपोर्ट फोटो ऑफ बोथ एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट का, पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ बोथ, 3 years जॉब कंटिन्यूटी प्रूफ। इसका मतलब क्या होता है? समझो आपने कोई नई कंपनी ज्वाइन की है जिसको खाली 6 महीना हुआ है, ठीक है, तो हम लोग को आपका पहले का भी प्रूफ लगता है कि भाई आपने पहले का जॉब किया, तो उसका रिलीविंग लेटर या तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर या रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ता है। ये केस में भी चलता है अगर आपका क्वालिफिकेशन एकदम ही अच्छा है, जैसे आप सीए हो, एमबीए हो, तो आपका 2 साल का जॉब कंटिन्यूटी रहेगा या 1 साल का भी रहेगा, तो भी हम लोग कॉल ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस अगेन, बट जनरल थंब रूल है 3 years का कंटिन्यूटी प्रूफ चाहिए। क्वालिफिकेशन प्रूफ दोगे तो काफी अच्छा हो जाएगा, केस स्ट्रांग हो जाता है। और स्टार्टिंग में आपको इनिशियल प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, 3000 डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक, 3000 का या 5000 प्लस जीएसटी का, डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। पैन कार्ड आधार कार्ड तो सेम रहेगा। करंट एड्रेस प्रूफ, ये मैं प्रोप्राइटर के लिए बोल रहा हूँ, हाल फिलहाल पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, क्योंकि काफी पेपर वर्क है वो मुझे आपको 1 to 1 ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इधर पॉसिबल नहीं होएगा, ठीक है। तो ये प्रोप्राइटर जो रहता है सेल्फ एम्प्लॉयड, उसके बारे में देखते हैं। इसमें लगेगा उसका करंट एड्रेस प्रूफ ऑफ होम एंड ऑफिस और शॉप, मतलब शॉप या ऑफिस जो भी रहेगा उसका करंट एड्रेस प्रूफ लगेगा, और घर का 3 years आईटी फाइल सीए अटेस्टेड लगेगा उसका, 1 year का लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट लगेगा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों का, शॉप लाइसेंस और या तो आधार उद्यम दोनों में से एक लगेगा, जीएसटी सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल, उसका टर्नओवर समझो वो प्रॉपर बिजनेस में है, सर्विस इंडस्ट्री है तो 20 लाख के ऊपर चाहिए, तो जीएसटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, वो लगेगा अगर अवेलेबल है तो। अगर नहीं है 20 लाख के अंदर उसका टर्नओवर, अगर जरूरी नहीं है तो नहीं देंगे तो भी चलेगा। उसके बाद जीएसटी रिटर्न्स लगेगा मेरे को लेटेस्ट 1 year का, ये जीएसटी 3 भी रिटर्न्स आता है वो चाहिए रहेगा। 1 फोटो ऑफ एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट लगेगा, बिजनेस प्रोफाइल ऑन लेटर हेड लगेगा, उसका क्या बिजनेस है, बिजनेस प्रोफाइल लगेगा पूरा एक लेटर हेड पे, उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, टर्नओवर क्या है, पूरा लिख के लगेगा। थैंक यू गाइस, बस ये 5 चीजें आपको जो याद रखनी है। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है या आपको कुछ भी मेरे से इंक्वायरी करनी है, तो मैं एक व्हाट्सएप का आइकॉन नीचे डाल रहा हूँ, तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं 1 to 1, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। तो दोस्तों होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटिव्स के साथ आपका शेयर कीजिए, आपकी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कीजिए ये वीडियो। आने वाले और वीडियोस में इसकी बहुत और जानकारी दूंगा मैं, होम लोन की काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस आने वाले हैं दोस्तों, तो प्लीज़ स्टे